हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। देखो, पाचन तंत्र एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम है या फिर अदर बीसीएस एग्जाम है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, अभी ये क्लास इसके लिए महत्वपूर्ण है तो उसके बाद अगर तो अभी एग्जाम आने वाला है लेब असिस्टेंट का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं एलडीसी का एग्जाम आना है जुलाई में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अभी आरएस की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक कि राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उसके लिए क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में अपन टॉपिक ही नहीं पढ़ेंगे, साथ में उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। ओके, शुरुआत करते हैं। देखो, पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो जटिल भोजन को क्या करता है, सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने का कार्य करता है, ताकि हमारा शरीर उससे ऊर्जा प्राप्त कर सके। क्या कर सके? ऊर्जा प्राप्त कर सके। क्या करता है ये? जटिल भोजन को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदल देता है, जिससे अपने शरीर को क्या मिले? ऊर्जा प्राप्त हो। ओके, अब देखो, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो आहार नाल, एक है सहायक ग्रंथियां। अब आहार नाल क्या होती है? सबसे पहली बात, आहार नाल होती है मुख से गुदा तक फैली लगभग 30 फीट लंबी नली है। कितने फीट? 30 फीट फैली एक लंबी नदी है। अब आहार नाल में क्या क्या शामिल है? तो आहार नाल में मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आंत शामिल है। कौन कौन है? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आंत शामिल है। पिछली बार जो लेब का एग्जाम था उसमें ये क्रम पूछ लिया था। ओके, तो ध्यान रखना। अब तो सहायक ग्रंथि की बात करें तो क्या है? जैसे लाल ग्रंथियां है, यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां रहती है इसमें। अब सबसे पहले अपन देखेंगे इसका डायग्राम कि हाँ क्या क्या है डायग्राम में। तो देखो, जो ये मुख है, मुख से लेकर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ तक है, इसी को बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या है ये मुख गुहा है। क्या है? मुख गुहा। अब इस मुख गुहा में दो चीजें होती है, एक होती है जीभ और एक होते हैं दांत। ओके, फिर क्या है ये ग्रसनी। ग्रसनी, जो ग्रसनी है ना, वो उभयनिष्ठ रचता है। कौन सा है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी कि यहाँ से हवा प्लस भोजन साथ में जाता है। हवा प्लस भोजन साथ में जाता है। ओके, ग्रसनी के बाद क्या है? तो ये ग्रास नली है। क्या है? ग्रास नली है। ओके, ग्रास नली में क्या है? तो इसमें किस गति से खाना जाता है उसकी बात करेंगे अपन। क्रमाकुंचन गति। ओके, क्रमाकुंचन गति। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? फिर बात करते हैं अपन आमाशय की। आमाशय की बात करें अपन तो देखो, ये है आमाशय। क्या है? ये आमाशय है। यहीं से क्या होता है? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। क्या होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो आमाशय से होता है। वही पूछते हैं स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो कहाँ से होता है? मुख गुहा से। यानी कि सबसे पहले भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से होता है। फिर आएगी छोटी आंत। ओके, जो सबसे बड़ी नली क्या है, इसके तीन भाग होते हैं वापस। फिर आएगी बड़ी आंत। ओके, इसके भी तीन भाग है। और फिर एक गुद्दा जहाँ से अपना अवशिष्ट भोजन निकलता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख गुहा से। किससे? मुख गुहा से। देखो, मुख गुहा, मुख यानी ओरल कैविटी या फिर ब्यूकल कैविटी। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं होती है। आपने जीभ देखी होगी, इस जीभ पे अपने उभरे उभरे अपने निशान देखे होंगे, जो आपने फील किए होंगे, उन्हीं को बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। ठीक है ना? जो मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वे स्वाद का अनुभव करती है। जैसे कि ये साइड वाली कॉर्नर है, ये मीठा स्वाद करती है। ओके, ये वाला पीछे वाला भाग है, ये कड़वा स्वाद का अनुभव करता है। ओके, एक है मम्पस गलसुआ रोग। क्या है नाम है? मम्पस गलसुआ रोग। ये पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली एक बीमारी है, जिसमें पैराइटिस ग्रंथि में क्या आती है? सूजन आती है, जलन होती है और दर्द होने लगता है। ध्यान रखना, ये क्योंकि ये भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, फिर बात करें अपन मुख गुहा में पाचन। आप सभी को पता है कि भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ होती है? तो मुख गुहा में होता है। कहाँ से होता है? मुख गुहा में होता है। पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है, जहाँ भोजन को लार यानी सलाइवा की सहायता से क्या मंथा जाता है। मनुष्य में तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। कितनी जोड़ी? तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है।
और सभी लाल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? लाल स्रावित करती है। और ये लाल में क्या होता है? 99% क्या होता है? पानी होता है, और 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। ध्यान रखना, कितने प्रतिशत जल होता है? 99%। और 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। अब देखो, लाल में मुख्यतः दो प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? एक तो होता है टाइलिन, एक होता है लाइसोजाइम। अब ये टाइलिन है ना, ये मतलब स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च का पाचन करता है। और जो लाइसोजाइम है ना, ये जो भोजन अपन खाना खाते हैं ना, उसको जीवाणु रह गए हैं या फिर कीटाणु रह गए हैं, वो नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है लाइसोजाइम। ओके, चलो आगे चलते हैं। लेकिन मेंढक और व्हेल मछली है ना, उनमें लाल ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, मेंढक और व्हेल मछली में लाल ग्रंथियां नहीं पाई जाती। लाल में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन के स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोस में तोड़ देता है। ओके, क्वेश्चन आ जाएगा, भोजन के स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोस में कौन तोड़ता है? तो है आंसर क्या होगा? टाइलिन। ओके, अब लाल में उपस्थित लाइसोजाइम, ये भी थायोसाइनेट। लाइसोजाइम, इसका अन्य नाम क्या है? थायोसाइनेट। भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित लगभग 30% मंड यानी स्टार्च, इसका एक अन्य नाम भी है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन गुहा में हो जाता है। ओके, क्वेश्चन आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो कहाँ होता है? मुख्य गुहा में होता है। ओके, अब बात करें अपन, जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? आंसर होगा अपना टाइलिन। कौन होगा? टाइलिन। फिर देखो अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल मुख्य रूप से किसका बना होता है? हालांकि ये अपन ये दांत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो अपना नेक्स्ट है वो है क्या? इसका आंसर कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, अगर देखो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट और प्लस कैल्शियम फास्फेट दोनों साथ में आ जाए तो उसका सही उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट। हालांकि ये दोनों उत्तरदायी है। ओके, फिर बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लार में मौजूद वो एंजाइम जो भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम। क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम। अभी अपन ने देखा था कि मम्पस रोग में किस ग्रंथि में मम्पस रोग में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरोटिड ग्रंथि। कौन सी? पेरोटिड ग्रंथि। मुख्य गुहा में भोजन के कुल स्टार्च का लगभग कितने प्रतिशत भाग बच जाता है? तो कितना बच जाता है? 30%। मैंने बता दिया था। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में किस जीवों में लाल ग्रंथियां नहीं पाई जाती यानी अनुपस्थित रहती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेंढक व व्हेल मछली। क्या हो जाएगा? मेंढक व व्हेल मछली। हालांकि ये भी अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दांत के बारे में जानेंगे तब। अब देखो, दांतों का वह प्रकार जिसका मुख्य कार्य भोजन को चीरने और फाड़ने का होता है, आंसर क्या हो जाएगा? रदनक। अब देखो, ये कृंतक है ना, ये काम, इसका काम है काटना। क्या है? काटना। ये रदनक है, इसका काम है चीरना प्लस फाड़ना। ओके, तो ये अगले चूर्णक और चूर्णक है ना, यानी मोलर और प्री मोलर, इनका काम है खाने को पीसना। ध्यान रखना। ओके, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका आंसर है 2123 डिवाइड बाई 2123। ओके, वयस्क मनुष्य में कितना होता है? 2123 डिवाइड बाई 2123। लेकिन बच्चों में या फिर दूध के दांत, दूध के दांत, इसका सूत्र होता है 2102 डिवाइड बाई 2102 मल्टीप्लाइड 2। कितने हुए दांत? टोटल 20। ओके, चलो अब हम बात करेंगे दांत के बारे में, टीथ के बारे में। देखो, मनुष्य विषम दंती होता है। ओके, विषम दंती क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होता है कृंतक, रदनक, अग्रचोणक और चोणक। ओके, इंसेशियल, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ओके, कृंतक का काम क्या होता है? सबसे आगे वाले दांत और इनका कार्य होता है भोजन को काटना। रत्नक, ये नुकीले दांत होते हैं, इनका कार्य भोजन को फाड़ना होता है। ओके, और ये रत्नक क्या है? ये अवशेषी संरचनाएं। कौन सी है? ध्यान रखना, ये अवशेषी संरचनाएं। चलो आगे, फिर बात करते हैं अपन अग्र चूर्णक और चूर्णक की, जिन्हें क्या बोलते हैं? घाल दांत कहते हैं, चिक टीथ कहते हैं। क्वेश्चन है घाल दांत किन्हें कहते हैं? तो चूर्णक और अग्र चूर्णक दोनों को कहते हैं। जिनका काम क्या होता है? भोजन को पीसना होता है। ओके, अब देखो, तीसरे चूर्णक लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिन्हें बुद्धि दंत कहते हैं। अपन नहीं कहते अपनी लैंग्वेज में, अकल दाढ़ एवी एवी दोंडे।
कल ही नहीं है, कल रात को तो आए, ठीक है ना। तो जब इस वर्ष की आयु हो जाती है तो तीसरे शौनक निकलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, बुद्धि दंत कहते हैं। ये सबसे अंत में निकलते हैं। अधिकांश लोगों में चार अकलदार होती है, कितनी, चार। मनुष्य में रदनक और बुद्धि दंत यानी कि विजडम टीथ क्या है, कौन सी संरचना है, तो अवशेषी संरचना है। ओके, ध्यान रखना। अब देखो दांतों के जो ऊपरी जो सतह होती है ना, आपने व्हाइट व्हाइट देखी होगी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं दंत वल्क या फिर इनेमल। ये दांत की ऊपरी परत होती है। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है। ओके, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो दंत वल्क या फिर इनेमल होता है, ध्यान रखना। इनेमल लगभग 98% कैल्शियम लवण यानी कि कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बना होता है। ओके, जिसे फ्लोरीन मजबूती कौन प्रदान करता है, फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। ओके, अब देखो एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें और दंत सूत्र वैसे मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी देख लो। वैसे मनुष्य में कितना होता है, 2123 2123 डिवाइड बाय 2123 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आंसर 32। बच्चों के या फिर दूध के दांत 2102 डिवाइड बाय 2102 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितने होते हैं, 20 होते हैं। ओके, चलो। अब देखो बच्चों में अग्र शोनक अनुपस्थित होते हैं, ध्यान रखना। बच्चों में जो प्री मोलर होते हैं ना वो नहीं होते हैं। मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं। देखो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, लेकिन 20 दांत तो क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं, जो टूट कर दोबारा आ जाते हैं। जबकि 12 दांत स्थायी जीवन में केवल एक बार ही निकलते हैं। ओके, सारे दांत टूट के वापस नहीं आते हैं, सिर्फ 20 दांत टूट के वापस आते हैं, ध्यान रखना। अब देखो दांतों की आंतरिक संरचना की बात करें अपन, दांत की आंतरिक संरचना, एनिमल के नीचे वाली परत को डेंटाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन कहते हैं। दांत का अधिकांश भाग इसी से बना होता है। ओके, अब पायरिया एक रोग है। आपने कभी देखा होगा लोगों के दांत पीले हो रहे हैं, मुंह से बदबू आ रही है, तो उस रोग को बोलते हैं पायरिया, ठीक है ना। एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा, प्रोटोजोआ जनित रोग है जो, ठीक है, यानी यह दांतों और मसूड़ों की बीमारी है जो एंट अमीबा जिंजेवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। चलो अब टेस्ट ले लेते हैं खुद का। चलो, बच्चों के दांतों में कौन से प्रकार के दांत पूर्णतः अनुपस्थित रहते हैं, बताओ जल्दी। आंसर अगले चौनक। ओके, जो काम बताओ उसका तंत्र क्या करता है, काटता है। क्या करता है, काटता है। रत्नक चीरता है। और अगले चौनक, चौनक क्या करते हैं, खाना पीसता है। क्या करते हैं, पीसते हैं खाने। ओके, चलो देखो दांतों की संरचना डायग्राम के माध्यम से समझिए अपन। तो देखो जो ये वाले दोनों दांत है ना, आगे वाले, इनको बोलते हैं कृंतक। और जो निकले भाग होते हैं दांतों के जस्ट पास में, ठीक है, उनको बोलते हैं रदनक। ओके, तो जस्ट पास में है 3 दांत, उनको बोलते हैं अग्रचूर्णक। क्या बोलते हैं, अग्रचूर्णक। और लास्ट में जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं चूर्णक। ओके, ये लास्ट में जो दांत होते हैं ना उनको बोलते हैं बुद्धि दंत। जो ऊपर वाली जो संरचना दिख रही है व्हाइट व्हाइट, उसे बोलते हैं इनेमल, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। ओके, इन्हें बता ही दिया कौन कौन दांत क्या क्या काम करता है, सूत्र आपको बता ही दिया है सब कुछ। चलो अब कर लेते हैं प्रैक्टिस सब, कि हाँ अपन ने जो पढ़ा है क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना, मनुष्य विषम दंती होता है, इसका क्या क्या अर्थ होगा। मनुष्य विषम दंती यानी मनुष्य के 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। क्या है, मनुष्य में 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, विषम दंती बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य को चीरने और फाड़ने का कार्य कौन से दांत करते हैं, जल्दी बताओ आंसर इसका फटाफट कमेंट में। इसका आंसर है रत्नक। क्या है, रत्नक। ओके, अब बात करते हैं अपन मनुष्य के कौन से दांत, मनुष्य के कौन से दांत अवशेषी संरचना होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, रत्नक व बुद्धि दंत। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के इनेमल को मजबूती प्रदान करने वाला मुख्य तत्व कौन सा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था, जल्दी कमेंट करो। इसका आंसर होगा फ्लोरीन। क्या होगा, फ्लोरीन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अकलदार यानी विजडम टीथ वास्तव में कौन से दांत होते हैं, कौन से होते हैं, तो ये होते हैं तीसरे शौनक। ओके, चलो आगे चले, बच्चों के दूध के दांतों में कौन से दांत पूरी तरह अनुपस्थित होते हैं, चलो बताओ जल्दी। आंसर है अग्र शौनक। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी है कि मानव में कितने दांत, कितने दांत सिर्फ एक बार आते हैं, सिर्फ एक बार आते हैं, जल्दी इसका आंसर कमेंट करो फटाफट, मैंने बता दिया आपको पहले ही। चलो अब हम बात करेंगे ग्रसनी की। ओके, ये मुख्य गुहा का सबसे पिछला भाग होता है। विशेषता ये एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है। उभयनिष्ठ का मतलब कि 2 मार्ग होते हैं।
जहाँ भोजन और वायु दोनों मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण अंग होता है इसमें, इसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। ग्रस्तनि में एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब हम भोजन निगलते हैं तो ये श्वास नली को ढक देता है ताकि भोजन फेफड़ों में न चला जाए। ओके। पाचन, क्या ग्रस्तनि में पाचन होता है? तो नहीं, यहाँ पे पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे ग्रास नली की। किसकी? ग्रास नली की। देखो, ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी नली होती है, जो ग्रस्तनि किससे जोड़ती है? आमाशय से जोड़ती है। यहाँ पे क्या होता है? खाना कैसे पहुंचता है आमाशय में? तो क्रमाकुंचन गति के द्वारा। ग्रास नली की मांसपेशियों में लहर जैसी गति होती है, जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। इस गति के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। अगर आप उल्टे होकर भी खाना खाओगे ना, तो भी खाना कहाँ जाएगा? आमाशय में ही जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना। पाचन का अभाव, देखो यहाँ पर पाचन नहीं होता, यहाँ भी कोई पाचक एंजाइम नहीं निकलता है, इसलिए ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती। यह केवल भोजन को ले जाने वाला मार्ग है। एक म्यूकस, जो ग्रास नली होती है ना, इसके पास में एक म्यूकस होता है, मतलब कि चिकना पदार्थ होता है, जो भोजन को क्या करता है? चिकना बना देता है, ताकि खाना के आसानी से आमाशय में चला जाए। ओके। इसकी दीवारों में, यानी ग्रास नली की दीवारों में चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो भोजन को चिकना बनाता है, ताकि वह आसानी से आमाशय तक पहुंच सके। ओके। चलो, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अपना पहला क्वेश्चन है, भोजन निगलते समय उसे श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? कौन रोकता है? तो एपिग्लोटिस। कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली में किस भोजन ग्रास नली में भोजन किस गति के कारण आगे बढ़ता है? जल्दी बताओ इसका आंसर कमेंट में। इसका आंसर है क्रमाकुंचन गति। कौन सी गति? क्रमाकुंचन गति। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। पाचन तंत्र में किस भाग में पाचन क्रिया बिल्कुल नहीं होती है? आंसर क्या है? ग्रास नली। ओके, ग्रास नली प्लस ग्रसनी में पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना। मुख गुहा में तो पाचन शुरू हो जाता है। किसका होता है मुख गुहा में? जल्दी बताओ। मुख गुहा में पाचन किसका होता है? स्टार्च का। या फिर क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसे एक और नाम बोलते हैं मंड। ओके, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे आमाशय। किसकी बात करेंगे? आमाशय की। देखो, आमाशय यानी स्टोमेच, ये वक्ष गुहा में बाई तरफ फैली हुई रचना है। कहाँ फैली हुई? वक्ष गुहा में बाई तरफ फैली हुई रचना है। ओके, जो 3 भागों में बटी रहती है। कितने भागों में? 3 भागों में। अगर अपन आमाशय की संरचना देखें, तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। ओके, जो ये वाला भाग है इसी को बोलते हैं अग्र भाग। ओके, ये वाला भाग है इसको बोलते हैं मध्य भाग, और ये वाला भाग इसे बोलते हैं पश्चिम भाग। ओके, यानी ये क्या है? कार्डियक है, ये क्या है? फंडिक है, और ये क्या है? पाइलोरिक है। ओके। आमाशय की भीतरी दीवार पर क्या होती है? जठर ग्रंथियां होती है। कौन सी होती है? जठर ग्रंथियां होती है, जो क्या स्रावित करेगी? जठर रस स्रावित करती है। ओके, अब बात करेंगे आमाशय में पाचन की। आमाशय में पाचन, आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या होगा? आमाशय। आमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती है, जो अत्यधिक अम्लीय होती है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.8। जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं? जैसे पेप्सिन, रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस आते हैं। कौन कौन आते हैं? पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस। अब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है, ध्यान रखना। आगे चले। देखो, हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिनोजन होता है वो सक्रिय किसमें बदल जाता है? पेप्सिन में बदल जाता है, और ये प्रोटीन को सरल अणुओं, पहले प्रोटीन फिर पेप्टोन पे तोड़ देता है। ओके, मतलब कि HCl होगा तो पेप्सिनोजन किसमें बदल जाएगा? पेप्सिन में बदल जाएगा। जो पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को सरल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ओके, पेप्सिन का स्रावन मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो जठर ग्रंथियों के नजदीक प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है। इसी प्रकार HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है, ध्यान रखना। ओके, चलो आगे चलते हैं। आमाशय में उपस्थित अन्य एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक लाइपेज। ये काम क्या करता है? ये वसा का पाचन कर इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। किसमें? ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। अब म्यूकस जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम कर आमाशय की रक्षा करता है, ध्यान रखना। अब अपने कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, पीएच मान कितना होता है जठर रस का? तो 1.8 होता है, जो अत्यधिक अम्लीय होता है। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? पेप्सिन प्रोटीन के लिए पाचन करता है, रेनिन
दूध के प्रोटीन के लिए होता है और लाइपेज वसा के लिए होता है। अम्ल HCl जो एंजाइम को सक्रिय करता है और जीवाणु को मारता है। क्या करता है? एक तो ये क्या है, उत्प्रेरक है, प्लस क्या है, जीवाणु को मारता है। आगे चले। अब देखो मुख हुआ, मुख हुआ और व्यास नली के बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है और यह जे आकार का थैलीनुमा अंग है। और आमाशय की संरचना कैसी? जे आकार। अब बात करते हैं जठर रस की। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती है, जो जठर रस निकालती है। इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें होती है। एक तो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भोजन को अम्लीय बनाता है और कठोर कणों को गला देता है। साथ ही ये भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, यानी ये प्रोटीन को छोटे टुकड़ों यानी पेप्टोन्स में तोड़ता है। ओके, प्रोटीन का पाचन आमाशय से ही शुरू होता है, ध्यान रखना। रेनिन क्या करता है? ये दूध को दही में बदल देता है। और रेनिन कहाँ ज्यादा सक्रिय होता है? छोटे बच्चों में ज्यादा सक्रिय होता है, ध्यान रखना। अब एक श्लेष्मा, देखो आपको पता है कि HCl बहुत ज्यादा अम्लीय है, तो अपने आमाशय की रक्षा तो करनी होगी ना, तो श्लेष्मा उसी की रक्षा करता है। क्योंकि HCl बहुत ज्यादा शक्तिशाली अम्ल है, इसलिए आमाशय की दीवार को जलने से बचाने के म्यूकस की एक सुरक्षात्मक परत है। ओके, चलो अब कर लेते हैं अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत पाचन तंत्र के किस अंग से होती है? प्रोटीन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है? आमाशय से। मुख गुहा की कहाँ होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट। इसे और क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं या फिर स्टार्च, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आमाशय में भोजन को जीवाणु से मुक्त करने और अम्लीय माध्यम प्रदान करने का काम कौन करता है? आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, और ये काम क्या करता है? ये उत्प्रेरक भी है, ध्यान रखना। क्या है? उत्प्रेरक भी है। आगे चले। दूध में उपस्थित प्रोटीन यानी केसिन को बचाने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन सा है? तो रेनिन। और कहाँ ज्यादा सक्रिय होता है? तो छोटे बच्चों में, जो बच्चे दूध पीते हैं उनमें ज्यादा ही सक्रिय होता है। वो किस में बदलता है? दूध को दही में बदल देता है। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जठर रस का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? कितना? 1.5 से 3.5 तक, ध्यान रखें, क्योंकि ये अत्यधिक अम्लीय होता है। चलो अब बात करेंगे अपन आंत की। किसकी? आंत की। मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है। कितनी होती है? 22 फीट। शाकाहारियों में आंत की लंबाई ज्यादा होती है मनुष्य की तुलना में। ओके, जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। क्यों होती है? जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र मिल सके, यानी भोजन को पचने के लिए अतिरिक्त ज्यादा क्षेत्र मिल सके। ओके, मनुष्य की आंत को दो भागों में बांटा गया है, एक तो छोटी आंत और एक है बड़ी आंत। ओके, तो छोटी आंत एक है बड़ी आंत। सबसे पहले बात करेंगे छोटी आंत की। तो छोटी आंत तीन भागों में विभक्त होती है। छोटी आंत तीन भागों में विभक्त होती है। सबसे पहले गृहणी यानी डुओडेनम, फिर है अग्र क्षुद्रांत यानी जजुनम, फिर क्षुद्रांत यानी इलियम। ओके, आमाशय से निकलने के पश्चात भोजन कहाँ जाता है? आमाशय से निकलने के बाद भोजन क्या कहलाता है? अम्लान यानी कायम कहलाता है। क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। ये कायम जब गृहणी में होता है यानी छोटी आंत के पहले वाले भाग में पहुंचता है, यह कायम गृहणी में पहुंचता है, जहां सबसे पहले यकृत से निकल कर पीत रस इसमें मिलता है। यकृत से जो रस निकलता है पीत रस, वो किसमें मिलता है? कायम में मिल जाता है। जो क्या होता है? शारीरिक प्रकृति का होता है। शारीरिक प्रकृति का अगर है वो, तो भोजन को क्या करेगा? यानी कायम को क्या करेगा? शारीरिक कर देगा। शारीरिक प्रकृति होने के कारण पित्त रस कायम को क्या करता है? शारीरिक बना देता है। पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। या अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस आकर कायम में मिलता है। ओके, वहीं पे और कौन मिलता है? अग्नाशय से कौन सा रस निकलेगा? अग्नाशय रस निकलता है, और किसमें मिल जाता है? अम्लान में मिल जाता है। इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात ये इलियम में पहुंचा है, यानी अंत भाग में पहुंचता है छोटी आंत के, जहाँ आंत रस की क्रिया कायम पर होती है। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत उसका अवशोषण भी छोटी आंत स्थित दशांकुर द्वारा होता है। ओके, पूर्ण मतलब भोजन का पूरा पाचन हो गया, उसके बाद जो अवशोषण होगा ना, वो छोटी आंत में स्थित होता है, दशांकुर, इसे बोलते हैं विली बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। बिना बचा हुआ कायम बड़ी आंत में पहुंचता है, जहाँ मल का अवशोषण होता है एवं शेष कायम मल के रूप में मलाशय में एकत्र होकर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे छोटी आंत में पाचन किस प्रकार से होता है। ओके, छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में भोजन के आते ही इसमें तीन पाचक रस मिलते हैं। कौन कौन से? पीत रस, अग्नाशय रस और आंत रस। कौन कौन से? पीत रस, अग्नाशय रस और आंत रस, ध्यान रखना।
सबसे पहले बात करेंगे अपन पित्त रस की। पित्त रस निकलता कहाँ से? तो पित्ताशय से। ओके। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो पित्ताशय में संचित होता है। कहाँ होता है? पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो पित्ताशय में क्या होता है? इकट्ठा होता है। पित्त रस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव है। ओके, अब जो पित्त रस है, अग्नाशय है और आंत्र रस है, ये सब तीनों ही कौन है? क्षारीय प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। अब मनुष्य में प्रतिदिन 600 ml पित्त स्रावित होता है। मनुष्य में लगभग पूरे दिन में कितने पित्त स्रावित होता है? तो 600 ml, ध्यान रखना। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये बात मैंने पहले बता दी है। पित्त रस में पित्त वर्णक यानी बिली पिगमेंट जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन आदि भी पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? तो पित्त रस में। ओके, चलो आगे चलते हैं। पित्त रस में उपस्थित दो लवण होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट तथा सोडियम टोरोकोलेट, जो भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं, जिससे वसा का इमल्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा का इमल्सीकरण बोलते हैं, यानी ओके, क्या बोलते हैं? वसा का इमल्सीकरण बोलते हैं। कौन करता है? देखो, पित्त रस में उपस्थित दो लवण होते हैं, जिसे बोलते हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट तथा सोडियम टोरोकोलेट, जो भोजन में जो वसा होती है ना, उसे जल के साथ मिलाकर छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है, जिससे क्या बोलते हैं? वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। ओके, ध्यान रखना। चलो आगे चलें। आगे है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में जो घुलनशील होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ध्यान रखना। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामर्थ्य नहीं होता है। अगर वसा का पाचन नहीं होगा, आदमी क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदमी मोटा हो जाएगा, ध्यान रखना। अब बात करेंगे अपन अग्नाशय रस की। किसकी? अग्नाशय रस की। अग्नाशय रस भी क्या होता है? क्षारीय होता है, मैंने पहले बता दिया। अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसमें 98% क्या होता है? पानी होता है, और शेष 2% क्या होता है? एंजाइम होता है, वो लवण यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। मतलब कि अग्नाशय ऐसा है, अग्नाशय रस जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी बच सकता है, वसा भी बच सकती है, प्रोटीन भी बच सकता है, यानी कि जितने भी सभी पाचन के लिए पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए अग्नाशय रस को क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ओके, वही आगे बात करें अपन अग्नाशय रस की। तो इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज कहाँ पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। ओके, अग्नाशय रस क्षारीय होता है, जो अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये बात शायद रिपीट हो गई है। अपन बात करते हैं अपन आंत्र रस की। किसकी? आंत्र रस की। आंत्र रस भी कैसा होता है? हल्का क्षारीय द्रव होता है। ओके, हल्के पीले रंग का होता है। रंग कौन सा? हल्के पीले रंग का होता है और हल्का क्षारीय द्रव होता है, जो आंत्र ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य में लगभग 2 से 3 लीटर आंत्र रस प्रतिदिन स्रावित होता है। 2 से 3 लीटर डेली। ओके, आंत्र रस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? उसकी बात करें अपन। माल्टोज। माल्टोज क्या करता है? माल्टोज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज यानी चीनी, सुक्रोज चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज ये लेक्टोज को ग्लूकोज तथा लेक्टोज में बदल देता है। ओके, ध्यान रखिए, माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है सुक्रोज को, और लैक्टेज लेक्टोज को ग्लूकोज तथा लेक्टोज में बदल देता है। ध्यान रखेंगे। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे पूर्ण पाचक रस कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय रस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना, आंत्र रस में उपस्थित लैक्टेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में बदलना। ओके, पित्त रस का संचय शरीर के किस भाग में होता है? कहाँ होता है? चलो बताओ। पित्ताशय में इकट्ठा होता है। निकलता कहाँ से? तो यकृत से निकलता है। ओके, मनुष्य में लगभग कितना आंत्र रस स्रावित होता है? कितना होता है? 2 से 3 लीटर। ध्यान रखोगे। पित्त रस कितना निकलता है? जल्दी बताओ। तो 600 ml। ओके, चलो आगे चले। अब देखो, इरेप्सिन डाई तथा ट्राइपेप्टाइड प्रोटीन के अवयव को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। कौन तोड़ता है? इरेप्सिन। इस प्रकार आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। ओके, अब बात करेंगे अपन बड़ी आंत। देखो, बड़ी आंत में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता, सिर्फ जल का अवशोषण होता है, ध्यान रखना। बड़ी आंत,
बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। मनुष्य में लगभग 5 फुट लंबी होती है और 2.5 इंच चौड़ी होती है, ध्यान रखना। बड़ी आंत 3 भागों में विभक्त होती है, सिकम, कोलन और मलाशय। ओके, इस सिकम में एक अवशेषी भाग होता है, अवशेषी अंग है, जो आपने सुना होगा। इसे क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स, ध्यान रखना। देखो, बड़ी आंत में 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से है? तो सिकम, कोलन और मलाशय। देखो, मनुष्य में सिकम से एक मूड़ी यानी ट्विस्टेड और कुंडली लगभग 2 इंच लंबी रचना होती है, इसे वर्मी फोम अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है ना? वर्मी फोम अपेंडिक्स से क्या है? अवशेषी अंग है, ध्यान रखना। बड़ी आंत को एंजाइम स्रावित नहीं करता, इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना है, और यहाँ जल और कुछ खनिजों का क्या होता है? अवशोषण होता है। ओके, चलो बात कर लेते हैं अपन परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातों की। देखो, पाचन का अंत कहाँ होता है? पाचन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, केवल जल का अवशोषण होता है, ध्यान रखना। अपेंडिक्स कहाँ होता है? तो सिकम में होता है। सिकम का भाग है, मतलब कि बड़ी आंत का। इसे अवशेषी अंग कहते हैं, क्योंकि ये मानव शरीर में इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। जब अपन पूर्वज थे ना, जब अपन घास फूस खाते थे, तो ये अपेंडिक्स है ना, ये सेल्यूलोज को पाचन में काम आता था, सहायता करता था। ओके, पूर्वजों में ये सेल्यूलोज पचाने के लिए काम आता था। प्रोटीन की अंतिम इकाई क्या है? एरिथ्रिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है, जो प्रोटीन की सबसे सरल इकाई है। ओके, चलो अब हम बात करेंगे पाचक ग्रंथियों की। किसकी? पाचक ग्रंथियों की बात करेंगे अपन। सबसे पहले बात करेंगे यकृत की। देखो, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत कोशिकाओं से पित्त रस का क्या होता है? स्त्राव होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्त्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय नली यानी पित्ताशय में स्थानांतरित एवं इकट्ठा होता है। यहाँ विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। मतलब कि यकृत में क्या होता है? विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। ये ग्लाइकोजन वाली बात है ना, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। चलो आगे चले। पित्त का लगातार स्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है। यद्यपि पित्त में एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी पित्त लवण भोजन विशेषतः वसाव के पाचन के लिए अत्यावश्यक होता है। पित्त भोजन को सड़ने से रोकता है, ध्यान रखना। यानी पित्त का लगातार स्रावित करना क्या है? यकृत का मुख्य कार्य होता है। यद्यपि पित्त में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, फिर भी पित्त लवण भोजन यानी जो लवणीय भोजन होता है, विशेषतः वसाव के पाचन के लिए अत्यावश्यक होता है। तो पित्त भोजन को सड़ने से रोकता है, ध्यान रखना। लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, हेपेटाइटिस बी एवं सी का संक्रमण या रोग होने से, विषाक्त धातु आदि के कारण यकृत में कौन सी बीमारी हो जाती है? सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा? सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। ओके, अब यकृत के अन्य कार्य की बात करें अपन, तो देखो अन्य कार्य क्या है? एक तो बाइल जूस, ये एवं यूरिया का संश्लेषण, यानी क्या करता है? यूरिया का संश्लेषण करता है, निकालता है। ओके, कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करता है, एंजाइमों का श्रवण करता है, हिपेरिन का श्रवण करता है। तो हिपेरिन वाली बात ध्यान रखना थोड़ी, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और थोड़ा डीप भी है। हिपेरिन का काम क्या होता है? जो शरीर के अंदर होता है ना, खून, उसको जमने से रोकता है। ओके, शरीर के रक्त के शरीर को अंदर जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से। ओके, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है? यकृत स्टोर करता है। ओके, अब हम बात करेंगे अग्नाशय की। किसकी? अग्नाशय की। अग्नाशय यू आकार की ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि होती है। अग्नाशय यू आकार की ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। यानी कि कौन सी ग्रंथि है? विकसित ग्रंथि है, यानी कि ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इसके अपन आगे चर्चा करेंगे। ओके, बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है। ओके, बहिस्रावी भाग से कौन सा निकलता है? क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं। अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन आ जाएगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? अग्नाशय से। ओके, किस भाग से? तो अंतःस्रावी भाग से। ओके, अंदर वाला भाग से। अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है। कौन से एंजाइम का? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव किया जाता है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ओके, ट्रिप्सिन भी क्या है? एक उत्प्रेरक है, ध्यान रखना। अब बात करें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस की। किसकी? क्वेश्चन प्रैक्टिस की। चलो, अपना पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलो बताओ जल्दी आंसर इसका। इसका आंसर है यकृत।
यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है? आंसर बताओ जल्दी फटाफट इसका कमेंट में। इसका आंसर है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। चौथा क्वेश्चन है अपना, हिपेरिन का कार्य क्या है? यानी हिपेरिन का क्या कार्य है जो यकृत द्वारा स्थापित होता है? क्या काम है? शरीर रक्त को शरीर के भीतर जमने से रोकना हिपेरिन का मुख्य कार्य है। ओके चलो, इसी के साथ अपना पाचन तंत्र समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की। किसकी? श्वसन तंत्र की। तो शुरुआत करते हैं। देखो, मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या क्या आता है? श्वसन तंत्र में क्या क्या आता है? नाक आती है, ग्रसनी आती है, स्वर यंत्र आता है, श्वास नली आती है, फेफड़े आते हैं। क्या क्या आता है? नाक आती है, ग्रसनी यानी ग्रसनी आती है, फिर स्वर यंत्र आते हैं यानी लाइरेक्स आते हैं, ठीक है। फिर श्वास नली आती है, ठीक है ना, ट्रेकिया, और फेफड़े आते हैं, लंग्स आते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन आते हैं? ब्रोंकी एवं ब्रोंकिओल्स, डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियां भी श्वसन में सहायता करती है, ध्यान रखना। ओके, अब देखो श्वसन की कार्यप्रणाली की बात करें तो देखो, श्वसन मार्ग की कार्यप्रणाली। नाक श्वसन मार्ग का प्रथम अंग होता है। सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। और फिर हवा कहाँ जाएगी? ग्रसनी या पाचन व श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आती है। वायु मार्ग, वायु ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? श्वास नली में पहुंचती है। श्वास नली वक्ष गुहा में विभाजित होकर दो श्वसनियों में बढ़ जाती है। प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में पहुंचकर श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। इनका अंतिम छोर क्या होता है? वायु कोष में खुलता है। अगर इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा तो देखो, बहुत इजी है। जिसे मानो ये है, ठीक है, अपने सांस ली, ठीक है, फिर क्या ग्रसनी, ग्रसनी से तो कहाँ आ जाएगी? श्वास नली में आ जाएगी, श्वास नली, फिर श्वसनिका में बदल जाएगी। यहाँ पे क्या है? फेफड़े अपने। ओके, और यहीं पे क्या है? वायु कोष। ओके, समझ में आया? मतलब कि नाक से जो सांस लेंगे वो ग्रसनी के माध्यम से कहाँ जाएगी? श्वास नली, और फिर श्वसनिका में बदल के कहाँ जाएगी? ये जाएगी वायु कोष में। ओके, समझ में आया? तो चलो आगे बात करें अपन। एक है एल्वियोलाई। प्रत्येक वायु कोश फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्य की इकाई होती है। प्रत्येक वायु कोश फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्य की इकाई कौन होती है? एल्वियोलाई। कौन होती है? एल्वियोलाई, ध्यान रखना। अब बात करें फेफड़े की, लंग्स की। वक्ष गुहा में यानी छाती की गुहा में दोनों तरफ एक एक स्पंजी, गुलाबी और लगभग शंकुआकार फेफड़ा पाया जाता है। कौन सा? शंकुआकार, सॉरी, इस टाइप। ओके, कार्डियक नोज क्या होता है? बाएं फेफड़े की अवतली खांच को हृदय की खांच बोलते हैं, जिसे हृदय, ओके, बाएं है ना, बाएं फेफड़ा अपना, अब एक अवतली खांच होती है, अवतल मतलब, ठीक है, खांच होती है, उसमें क्या होता है? हृदय, हृदय खांच बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अपना हार्ट होता है। फुफ्फुस धमनी की बात करें अपन, पुलमोनरी आर्टरी की बात करें तो फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त इसके द्वारा पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, फेफड़ों द्वारा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी। ध्यान रखना, यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा है जिसमें कि एकमात्र धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखना। चलो आगे बात करें अपन। फुफ्फुस सिरा, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त इसके द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर की एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ओके, जैसे कि देखो, फेफड़ों में अशुद्ध रक्त कहाँ से किससे पहुंच रहा है? तो फुफ्फुस सिरा से, ठीक है ना। और निकल शुद्ध कहाँ से रहा है? तो फुफ्फुस, सॉरी, फेफड़ों में अशुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है? फुफ्फुस धमनी से। ओके, वो निकल किससे रहा है? फुफ्फुस सिरा से। लेकिन कौन सा रक्त है? शुद्ध। वो कहाँ पहुंचा है? हृदय में। तो बाएं आलिंद में। कहाँ पहुंचा है? बाएं आलिंद में पहुंचा है। ओके, हृदय की बात अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं अपन। देखो डायफ्राम क्या होता है? इसकी उपस्थिति स्तनधारी को मूलभूत लक्षण होती है। अगर किसी में डायफ्राम है मतलब वो क्या है? स्तनधारी है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं श्वसन की। श्वसन, श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्य स्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन में उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। यानी क्या होता है? इस प्रक्रिया में सामान्य स्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन उपस्थित है, क्या होगा? फिर ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है और ऊर्जा बढ़ती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं।
ओके, क्वेश्चन आया कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज। ओके, ये मैंने आपको समझा ही दिया था वैसे। ये नाक के माध्यम से जा रहा है, फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर ये है जो दिख रही है ना अपने पेट से, इसी को बोलते हैं श्वसनिका। ओके, जो बाहर जो दिख रही है ना ये और बिंदु, इसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ध्यान रखोगे, चलो आगे चलते हैं। और हाँ, एक ये देख लो आप, धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। फुफ्फुस धमनी क्या होती है, अशुद्ध रक्त निकालती है। कुप्पी का तख्त होती है और रक्त में मिश्रण में भरा होता है। फुफ्फुस शिरा क्या होती है, शुद्ध रक्त होता है। ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं अपन श्वसन प्रक्रिया की। किसकी, श्वसन प्रक्रिया की। देखो श्वसन प्रक्रिया की बात करें अपन तो समानता क्या होती है। श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतु और पेड़ पौधों दोनों में समान रूप से होती है। ध्यान रखना, श्वसन प्रक्रिया जीव जंतु और पेड़ पौधों दोनों में समान होती है। इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो C6H12 और 6 यानी ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी साथ में क्या होगा, और कैलोरी यानी ऊर्जा का उत्पादन करेगी। ओके, गैसों का प्रतिशत की बात करें तो अपन देखो, अपन जो श्वास लेते हैं ना, ली गई सांस, उसमें 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कि जब लेते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, कम होती है। मतलब ऐसा नहीं है किसी को अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, साथ में क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। अपन जो सांस छोड़ते हैं ना, तो इसमें लगभग 60% ऑक्सीजन होती है, और 3.6% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अपन सुनते हैं ना कि हाँ अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, नहीं, शुद्ध रूप से नहीं हो रहा है। हाँ, अपन छोड़ रहे हैं, 21% ऑक्सीजन ले रहे हो, वापस निकाल कितने रहे हैं, 60%। और वही वापस 0.03% अपन CO2 ले रहे हैं और निकाल कितने रहे हैं, 3.6% CO2 वापस निकाल रहे हैं। अब बात करें गैस विनिमय की। गैस विनिमय की, फेफड़ों की एल्वियोलाई और रक्त कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा, विसरण विधि द्वारा होता है। श्वसन दर की बात करें तो वयस्क मनुष्यों में 12 से 15 बार प्रति मिनट, जबकि शिशुओं में यह लगभग 44 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन दर कितनी, मतलब कि अपन 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार सांस लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लगभग 44 बार क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, मतलब 1 मिनट में। ऑक्सीजन का परिवहन की बात करें अपन, एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ध्यान रखना। श्वसन रंजक की बात करें तो मनुष्य में एक हीमोग्लोबिन होता है। श्वसन रंजक कौन है, तो मनुष्य में क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। ध्यान रखना। अब देखो अशुद्ध रक्त है, मतलब कि अशुद्ध रक्त है यानी कि ऑक्सीजन की कमी उस रक्त में, तो हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। और शुद्ध रक्त है तो ये क्या होता है, लाल चमकदार रंग होता है हीमोग्लोबिन का। ध्यान रखना। अब मात्रा की बात करें, यह सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है, 15 ग्राम 100 ml में होती है। कितनी, 15 ग्राम। ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव क्या होता है, तो ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली गैस है। हीमोग्लोबिन का जुड़ाव ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से 250 गुना अधिक है। ये रक्त की ऑक्सीजन लेने की क्षमता क्या होती है, कम कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे व्यक्ति अचेतन यानी अनकॉन्शियस हो जाता है और मृत्यु भी हो सकती है। ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं अपन ऊंचाई। अगर वो ऊंचाई पे जाते हैं, वो सांस लेते हैं, तो क्या क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, ऊंचाई व श्वसन, हाइपोक्सिया। ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होने लगती है। जिससे क्या हो जाएगा, रक्त में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम आ जाएगी, जिससे वो क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। जिससे अपन ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो ही रही है, इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीजन की में क्या हो जाएगा, सॉरी, ऊंचाई पे जा रहे हैं अपन, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, आपको सबको पता है। जैसे कम होती है तो रक्त में जो ऑक्सीजन होता है ना, उसमें भी क्या होती है, कमी हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। ओके, शरीर का अनुकूलन। ऊंचाई पर शरीर में आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और श्वसन तंत्र भी तीव्र हो जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, सांस ज्यादा चलने लग जाती है। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। श्वसन के दौरान हम कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, बताओ जल्दी। इसका आंसर है 3.6%। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता कितने गुना अधिक है, कितने गुना अधिक है, 250 गुना। ओके, इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और क्या हो जाएगा, इंसान अवचेतन में चला जाएगा, अवचेतन।
उससे क्या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ध्यान रखोगे। चलो, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में क्या परिवर्तन आता है? क्या आरबीसी की संख्या में घट जाती है, आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, या फिर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, या हीमोग्लोबिन खत्म हो जाता है? चलो जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है आरबी, यानी कि लाल रक्त कणिकों की संख्या बढ़ जाती है और श्वसन की दर क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। फिर बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस विधि के द्वारा होता है? जल्दी बताओ। इसका आंसर है विश्रण। क्या है इसका आंसर? विश्रण। इसी के साथ अपना ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक्स। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।